नमस्ते। ये वीडियो में थोड़ा ना थर्ड आई है ना वो है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि ये मेरी सामाजिक दायित्व है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो कुछ अभी मेरे साथ हुआ है वो आपको भी पता रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। कल रात में मेरे पास एक कोई मैसेज आना शुरू हुए एक पर्टिकुलर नंबर से। वो नंबर मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पुलिस में रिपोर्ट हो गई है, इसलिए नहीं। और फिर मेरे पास एक वीडियो कॉल आती है। जब वीडियो कॉल आती है वो एक नहीं आती है, वो करीब मतलब 10-15 बार वो वीडियो कॉल, 20 बार वीडियो कॉल आती है। तो उसमें 2-3 बार के बाद जब मैं उस नंबर को ट्रू कॉल, अच्छा होता क्या है कि आईफोन में ट्रू कॉलर काम नहीं करता है। तो आपको अगर कोई नंबर चेक करना है कि भाई किसका नंबर आ रहा है, तो वो नंबर मैं जाके उस नंबर को मैंने जब चेक किया तो पता लगा HDFC बैंक। अच्छा, मुझे जाना है विदेश, तो मैं HDFC बैंक से एक अपना क्रेडिट कार्ड की, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो विदेश में शायद क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता रहती है, कई जगह डेबिट कार्ड चलता नहीं है। तो मैं एक क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मैंने HDFC बैंक में बात की थी। अब हो क्या गया है कि आजकल नॉर्मली वैसे तो बैंक सबके टाइम 6 बजे तक आते हैं फ़ोन, लेकिन कभी कभी लेट भी आते हैं। तो मुझे लगा कि HDFC बैंक से है, तो मैं फ़ोन को मैंने उठा लिया तो वो वीडियो कॉल थी, लेकिन ऑडियो उसका म्यूट था। और फिर मुझे उसमें एक 25-30 साल की एक लड़की, और देखने में ठीक ठाक, वो आई और उसने अजीब तरह के इशारे करने शुरू किए। तो मुझे पहले ये लगा कि ये किसी विपदा में है या किसी समस्या में है। तो 5-10 सेकंड के बाद फिर मैंने काट दिया। उसका फिर फ़ोन, फिर वीडियो आया, तो मैंने फिर उठाया। अब कि उसने अपने को निर्वस्त्र किया, उसने अपने कपड़े उतारे और सब कपड़े उतार दिए। तो मुझे पहला इंस्टेंट ये हुआ कि ये कहीं किसी परेशानी में है, कहाँ है। और ये जब वो करे तो उसके साथ वो वहाँ कुछ ना बोले, लेकिन जो मेरा व्हाट्सएप मैसेज है उसमें लगातार मैसेज करे और मुझसे ये कहे कि मैं भी अपने कपड़े उतारूँ। तो मुझे लगा कि ये या तो किसी परेशानी में, मैंने एक बार पूछा कि कहाँ हो, क्या बात है, क्यों ये कर रही हो। जवाब किसी का नहीं आया और ये 2-3-4 बार हुआ। उसके बाद मैंने वो फ़ोन लेना बंद कर दिया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, चूंकि मेरी पत्नी भी सामने बैठी थी तो मैं बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता तो उनको लगता कि मालूम नहीं क्या है, तो मैंने वो फ़ोन लेना बंद कर दिया। उसके करीब 1 घंटे बाद मेरे पास एक वीडियो आता है, नहीं उसके बाद कुछ मैसेज और आए, और मैंने जब उसको बंद कर दिया और सारे डिलीट कर दिए, मुझे लगा इस वक्त फालतू का कहाँ क्या है। उसके बाद मेरे पास फिर मैसेज आया और एक वीडियो आया, और वीडियो में मेरा इतना चेहरा लगा के, बाकी शरीर किसी और व्यक्ति का लगा के उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करने की धमकी दी, और उन्होंने ये कहा कि मैं ये पोस्ट करने जा रही हूँ। तो हमने इसका कोई क्या, अब आप पागलों का क्या जवाब देंगे। थोड़ी देर बाद उसने बताया, 2 मिनट बाद फिर मैसेज आया कि ये 30% यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, मैं लोड करने जा रहा हूँ। तो ये धमकी देते रहे और मैंने फिर उस पर कोई वो नहीं किया, और क्या कर सकते थे। और फिर मैंने उसको बंद कर दिया। बाद में उसका एक और मैसेज आया कि ये मैं और वो जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बहुत सभ्य भाषा में कह रहा हूँ, उसमें गंदी और बहुत फूहड़ भाषा में सब लिखा जा रहा था कि क्या करिए क्या नहीं करिए, क्या क्या करना है। और फिर ये आया कि अब इसको मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा हूँ, कर दो अपलोड। क्योंकि देखिए, मैं इस वीडियो को क्यों आपके साथ कर रहा हूँ ये बता दूँ। हाँ, मैं पूरी बात पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं जिस वजह से वीडियो कर रहा हूँ बता दूँ। ये सब रात में 11-11:30 बजे हो गया था। सुबह उठा मैं अपना नॉर्मल, फिर मेरे पास आज जब मैं दफ्तर पहुंचा 11 बजे करीब, तो एक किसी व्यक्ति का फ़ोन आया। उसने कहा कि वो IPS अफसर हैं, दिल्ली क्राइम ब्रांच से, और मैंने किसी लड़की को छेड़ा है। अब हुआ यह है कि जो भी 20-25 कॉल आए या मैसेज आए, उसमें से एक भी कॉल ना मेरी तरफ से गई, ना उस नंबर पे जीवन में कभी कॉल गई है। लेकिन फिर भी वो एक क्राइम ब्रांच वाले, अपने को सो कॉल्ड क्राइम ब्रांच वाले, फिर उनका वीडियो कॉल आया।
तो वीडियो कॉल आया, तब मैं ऑफिस आ गया था। मेरे ऑफिस के जो बाकी साथी हैं, मैं उतनी तो गाली गलौज नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ लेकिन क्या इस उम्र में करूँ। तो उन लोगों ने उनसे गाली गलौज भी बात की, उन्होंने भी खूब गंदी गंदी गाली दी, और उसके बाद वो फ़ोन नहीं आए। फिर मुझे लगा कि इसको दो चीज़ें लगी। मैंने रात में ही ये डिसाइड कर लिया था कि इसको पुलिस में एफआईआर करके इसकी तफ्तीश और जांच होना ज़रूरी है। देखिए, मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूँ कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, और वो वीडियो कोई भी देखेगा उसमें आपको साफ साफ नज़र आएगा कि वो किस तरह से मॉर्फ किया गया है, वो फूहड़ ढंग से किया गया है। मतलब उसका बेहतर भी ढंग से किया जा सकता है, बहुत फूहड़ ढंग से किया गया है। लेकिन जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से बना रहा हूँ कि फिर मैं जब गया, जब मैं गया साइबर सेल और थाने में, ये सब, क्योंकि ये है कि पहले आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे फिर एफआईआर होगी। ये सब जब मैं कराने गया तो उन लोगों ने कहा कि आपने कितना पैसा दिया। हमने कहा 1 पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अरे आप तो बच गए। तो कह लें आपका कोई केस ही नहीं बनता है, ना आपने कपड़े उतारे ना आपने पैसा दिया। तो हमने कहा लेकिन फिर उनके उच्च अधिकारियों उन्होंने भी कहा कि नहीं बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, और ये कौन लोग हैं। उनका ये कहना है पुलिस वालों का कि ये बहुत आजकल जो, अगर आपने सुना हो कि जाम ताड़ा करके आपके पैसे निकाले जा रहे थे, उसी तरह का एक नया क्राइम शुरू हुआ है जो आपको फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके आपको इस तरह की बातें करेंगे। उसमें कुछ लोग उनके लालच में आ भी जाते हैं, और फिर वो कुछ ऐसे अश्लील काम करेंगे और फिर आपको ये धमकी देंगे कि वो सोशल मीडिया पे आपको बदनाम करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत आसान है इसमें ये कहना कि जो होगा होगा, कर दो तो कर दो। लेकिन एक 30-35-40 वर्ष का एक युवक, 40-45 वर्ष का युवक, थोड़ी देर के, मान लीजिए शादीशुदा है, हमारे आपके घर का लड़का बच्चा है कोई, उसको अगर इस तरह का वो हो तो उसके लिए डिप्रेशन भी होगा। वो बहुत आराम से उनको पैसा भी दे देगा, और खुदा न खास्ता मुझे जिस बात का ज़्यादा डर है, बच्चे इस तरह के उसमें कुछ लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिप्रेसिंग है। समाज के सामने आप क्या जवाब देंगे लोगों को? हमारे समाज में ये बात खुली नहीं है। जैसे ये वाला जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये शायद मेरी पत्नी इस वीडियो के माध्यम से उसको पता लगे। मेरे लड़के को मैंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसने कहा कि ठीक है ऐसे करिए, एफआईआर करिए, फिर ऑफिस में आया। लेकिन मेरी पत्नी को शायद इस वीडियो के माध्यम से, मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि अगर किसी के पास इस तरह की कोई बदमाशी होती है तो चुप मत बैठिए, क्योंकि होता क्या है, पुलिस का भी ये कहना है कि 100 में 99 केसेस में लोग बोलते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि अरे अरे छोड़ो, जाने दो, क्या बोलना, बदनामी होगी। बदनामी हो या ना हो, देखिए ये तो नज़रिए की बात है। अगर साच को आज क्या, अगर आपने इस तरह का कोई हरकत या क्राइम नहीं किया है तो ठीक है, सामने वाला कुछ करता रहे, आप अपने से तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि इसको समाज में लोगों को समझना पड़ेगा कि समाज हमारा एक ऐसे, जो साइबर जितना जितना उन्नत करता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही साथ ये जो साइबर क्राइम वाला मामला है, ये भी, इसमें भी तरक्की हो रही है। और किसी भी व्यक्ति को धमकी देना, उसका उत्पीड़न करना, ये पार्ट एंड पार्सल जो इसके खिलाड़ी हैं वो लोग कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ बता दूं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि भाई मैं व्यक्तिगत रूप से मैं थाने गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे ना कंप्लेन कराने में दिक्कत हुई, ना मुझे रिपोर्ट कराने में दिक्कत हुई, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अपना प्रोसीजर है, उन लोग उसकी जांच करेंगे, मैं उपलब्ध हूँ जब भी वो बुलाएंगे। लेकिन आप सब लोगों से आग्रह है कि अगर किसी के साथ ये होता है तो आप ज़रूर इस बात को पुलिस तक ले जाएं। चीज़ें आसान हैं, अपने घर में बैठ के अगर आप कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप ऐसे तत्वों को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे हरदम दुख होता है उन बच्चों के ऊपर कि जो इसका जो मेन रिंग मास्टर होगा वो तो कोई और है, लेकिन उस बच्ची के ऊपर मुझे दुख होता है जिससे ये सब करवाया जा रहा है। तो एक बार फिर से मैंने कहा कि मैं आपको इसलिए रूबरू कर लूँ कि ये एक मेरे इतने साल के करियर में ये एक, अच्छा कुछ लोगों का कहना है कि ये जब आप धीरे धीरे आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, फेसबुक पे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो ये टारगेट भी करते हैं, उनको लगता है कि आप इजी टारगेट है।
तो लेकिन टारगेट करें ना करें, आप फिर से अंत में अगर इस तरह का कुछ आता है ज़रूर रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट करेंगे वही इसकी दवाई है, वही इसका इलाज है। थैंक यू, धन्यवाद।